जय श्री राम। नमस्कार भाइयों, आज आपके सामने लेकर चलते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न 1 क्या कह रहा है भाइयों कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रभागों की ओर का विकास दर्शाता है। क्या कह रहा है कि शरीर के केंद्रीय भाग से मतलब केंद्र से मतलब अंदर से बाहर की ओर किस विकास को दर्शा रहा है। कह रहा है कि विकिरणीय विकास के सिद्धांत को, विकेंद्रीय विकास के सिद्धांत से को, मध्यवाह विकास के सिद्धांत को, या दोस्तों सोपानी विकास के सिद्धांत को। तो जो इसका दोस्तों आंसर बन जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर कह रहा है, इसलिए क्या होगा, मध्य से बाहर की ओर हो जाएगा, वाह की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। करा स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन कह रहा है कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या क्या होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बन जाएगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। कह रहा है कि आप जब एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों? समूह की पहचान का, या समूह आज्ञाकारिता का, या समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरे का, कि मतलब आप जब किसी शिक्षक से जुड़ जाते हैं और सभी का पोशाक एक जैसा हो जाता है तो आप किसको आप प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों? समूह की अनुरूपता का। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। क्या रहा है आपका, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के कौन से चरण में होती है? कह रहा है किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के सिद्धांत के कौन से चरण में होती है दोस्तों? तो ऑप्शन बताना है आपका, संवेदी गामक होगा, या फिर पूर्व परिचालन होगा, या मूर्त परिचालन होगा, या औपचारिक परिचालन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, संवेदी गामक। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? व्यक्तिगत जो कार्यक्रम है उसकी योजना किसके संबंध में बनाई जाती है दोस्तों? तो कह रहा है कि विशेष शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, या बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम होगा, या मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम होगा, या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि किस महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं? तो ऑप्शन हो रहा है दोस्तों 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। तो दोस्तों आपका आंसर क्या बन जाएगा छठे का? हो जाएगा दूसरा ऑप्शन दोस्तों, 18 से 24 महीने के बच्चे में क्या करते हैं, शब्दों को मिलाकर बोलना कुछ कुछ सीख लेते हैं, और 24 से 30 महीने में दोस्तों क्या करते हैं, करीब वो 200 शब्दों को सीख लेते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कह रहा है बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में? तो क्या रहा है आपका, गैल्टान के द्वारा, बीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, या टर्मन के द्वारा। तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा जो है दोस्तों वो स्टर्न के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है सृजनात्मक को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? सृजनात्मक जो है किस अवधारणा के अंतर्गत माना जाता है? तो ऑप्शन कह रहा है द्रव भौतिकता के, या रवादार भौतिकता के, या फिर कह रहा है दोस्तों अभिसृत सोच के, या विविध सोच के। तो सृजनात्मक मतलब दोस्तों सृजन करना, बहुत सी चीजों को सोचना, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? विविध सोच बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके? ध्वनि संबंधी, की व्याकरणी, की वाक्यात्मक, या विभक्ति विषयक। तो दोस्तों 9 का आंसर क्या बन जाएगा कि भाषा की स्वीकृत किसके अंतर्गत होगा? ध्वनि संबंधी के अंतर्गत हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो 10 क्या है दोस्तों? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? सांस्कृतिक
संस्कृत प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाएं उद्धृत। तो 10 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? भाषा निर्धारित हो जाएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों? अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है वह उपयोग करता है। किसकी करता है दोस्तों? अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिकता दृढ़ता का, या अनुमानी विधि का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 में? चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनुमानी विधि का। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। करा दिव्यांग से निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है वह उपयोग करती है। मतलब कि वह कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर ले रही है और उसको आसान बना ले रही है। तो आपका यह क्या होगा? कम करने की विधि होगा, द्वितीयक विस्तारण विधि हो जाएगा दोस्तों, या उपलक्ष्य विश्लेषण विधि हो जाएगा, या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों आपका 12 में? तीसरा हो जाएगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि हो जाएगा 12 का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। 13 क्या कह रहा है दोस्तों आपका? पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन क्या बताता है दोस्तों? लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, यह बताता है, या लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है दोस्तों, यह बताता है, या लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या फिर लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका चौथा हो जाएगा कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ग्रेडिंग कामा कोडिंग कामा अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां के कुछ उदाहरण हैं। क्या है दोस्तों? सभी क्या है? कैलकुलेशन संबंधी है। तो देखते हैं आपका ऑप्शन। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, या कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि है, या आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को है, या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है दोस्तों। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ठीक है, मतलब गणना विधि हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। कह रहा है क्या? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता से करता है। शिक्षकों की सहायता करता है, मतलब अधिगमकर्ता की उपलब्धियों का आकलन जो है दोस्तों, उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता से करता है। किस प्रकार? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, या शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण के लिए विशेष गतिविधि की सूचियां तैयार करने में। तो 15 का ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? दूसरा हो जाएगा शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कह रहा है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? सामाजिक संतुलन पर, कि समता एवं समान अवसर पर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर, या विश्व बंधुता पर। समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? दूसरा हो जाएगा समता एवं समान अवसर पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो कह रहा है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया था? 1992, 1995, 1999, या 2016। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का? दिव्यांग जन अधिनियम जो पारित किया गया दोस्तों, लागू किया गया, वह हो जाएगा 2016 में किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। कह रहा है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या हो दोस्तों? व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षा के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, या विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण संबंधी अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, या दोस्तों विशिष्ट व्यक्तिगत विभिन्न विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, या बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो दोस्तों आपका 18 का क्या आंसर बन जाएगा? हो जाएगा दूसरा नंबर, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 क्या कर रहा है दोस्तों? कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम
2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो किस आयु तक के बच्चों को दोस्तों? 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो दोस्तों 19 का जो ऑप्शन बन जाएगा वह पहला हो जाएगा, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। कह रहा है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है दोस्तों? कह रहा है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से, या दोस्तों शिक्षण व्यावसायिकता के सार्वभौमिक संहिता, या शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से, या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से दोस्तों। तो 20 का जो आंसर बनेगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो प्रश्न 21 क्या कर रहा है दोस्तों कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, किस में निहित है? केंद्रीकरण में है, संज्ञान बोध में है, संज्ञान में है, या समायोजन में है? तो दोस्तों 21 का आंसर क्या बन जाएगा आपका? संज्ञान बोध बन जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की तरफ। संरचनावादी उपागम बताता है कि किस ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है? मतलब क्या ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है दोस्तों? विद्यार्थी का पुनर्ज्ञान, अनुबंधन, दंड, या यंत्रवत याद करना। तो 22 का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। कह रहा है बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, या दोस्तों बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, या बच्चों के विचारों सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, या बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण के हस्तक्षेप करते हैं। डांटना, अनदेखा करना, खारिज करना दोस्तों तीनों नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा पहला, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की तरफ। कह रहा है दोस्तों संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? संज्ञान एवं संवेग के बीच दोस्तों कैसा संबंध होता है? प्रश्न आपका 24 कह रहा है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या एक दिशी कह रहा है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, या एक दिशी संव्याग संवेग को प्रभावित करते हैं, या दोस्तों द्विदिशी दोनों एक दूसरे के गतिशील पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों 24 का दूसरा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि अधिगम को प्रभावित करता है, विद्यार्थी जिसमें रुचि ना हो, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रियों की रणनीतियां, विद्यालय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो दोस्तों 25 का आंसर क्या बन जाएगा आपका? इसमें चारों आंसर हो जाएंगे दोस्तों, तो चारों प्रभावित करते हैं, तो आपका आंसर चौथा ही बन जाएगा, 1 2 3 4। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों? तो क्या है आपका? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं हैं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, या पुरस्कार एवं दंड है दोस्तों, या उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? तो ऑप्शन बन जाएगा इसका 26 का पहला हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। कह रहा है जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है दोस्तों? तो आंसर आपका है कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, या समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, या पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, या अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा 27 में? तो देख लेते हैं 27 का आंसर दोस्तों आपका
कि पहला ही हो जाएगा अधिगम के प्रतिभौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की तरफ। कह रहा है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है दोस्तों। यह विविध सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, या समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, या यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, या यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह होगा दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा 28 का दोस्तों दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है दोस्तों। मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। करा शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, या अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होती है। तो इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 30 की तरफ। कह रहा है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की है दोस्तों। क्या है। मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस दोस्तों सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। ओके, जय हिंद।